और फीस भी बहुत नॉमिनल है। पेपर की हेडलाइन यही होती है कि छात्राओं ने बाजी मारी। उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर एजुकेशन दी जाती है। कंपटीशन का युग है, उसके अंदर अपने आप को सिद्ध करके और फिर से अपना वो गौरव प्राप्त कर सकें। अगर हम ये कहते हैं कि हमें सुविधाएं बढ़ानी हैं, सुविधाओं में सुधार करना है, तो हमारे पास में रेवेन्यू कहाँ से आएगा। आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं राजस्थान विश्वविद्यालय की पहली पूर्णकालिक महिला वीसी से। अल्पना जी हमारे साथ हैं। अल्पना जी, अमर उजाला आपका स्वागत करता है और आपको बहुत बहुत बधाई कि आप पहली महिला पूर्णकालिक वीसी हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब चूंकि आप महिला वीसी हैं, महिलाओं को विश्वविद्यालय में अब आपने क्या सोच बनाई है, महिलाओं को कैसे आगे लाया जाए, क्योंकि छात्राएं भी अब पीछे नहीं हैं। अगर हम रिजल्ट भी देखें 12th का, तो छात्राओं ने बाजी मारी है। देखिए, ये तो काफ़ी लंबे समय से जब भी रिज़ल्ट आते हैं, चाहे सीबीएसई का हो, आरबीएसई का हो, पेपर की हेडलाइन यही होती है कि छात्राओं ने बाजी मारी। तो छात्राएं जहाँ भी अब प्रदर्शन कर रही हैं, वो बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन कर रही हैं। मामला सिर्फ मौका मिलने का है। मौका मिलने पे उन्होंने अपने आप को स्पोर्ट्स में भी प्रूव किया है, कॉरपोरेट सेक्टर में भी प्रूव किया है, तो एजुकेशन में भी प्रूव किया है। राजस्थान यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूँ तो राजस्थान यूनिवर्सिटी में जितनी भी गर्ल्स हैं, उनकी ट्यूशन फ़ी नहीं लगती है। उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर एजुकेशन दी जाती है और तमाम वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। हम उन्हें यहाँ यूनिवर्सिटी के अंदर जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं, उन्हें वे बेहतरीन तरीके से यूज़ करें और अपनी प्रतिभा को निखारें। मैडम, आप इनोवेशंस के लिए जाने जाते हैं, आप जा भी रहे हो, आपने बड़े इनोवेशन किए हैं, तो क्या इस क्षेत्र में भी आप यहाँ पे राजस्थान यूनिवर्सिटी में कुछ इनोवेशन, कुछ क्रिएशन हमको आने वाले समय में देखने को मिलेगा? देखिए, इनोवेशंस की ज़रूरत है। राजस्थान यूनिवर्सिटी बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है और एक गौरवशाली इतिहास इसका रहा है, लेकिन हमने समय के साथ अपने आप को आगे नहीं बढ़ाया, हमने अपनी लीगेसी को आगे नहीं बढ़ाया। तो मुझे लगता है कि कुछ ऐसे हमें इनोवेशंस अब करने होंगे कि हम इस जो कंपटीशन का युग है, उसके अंदर अपने आप को सिद्ध करके और फिर से अपना वो गौरव प्राप्त कर सकें। तो मतलब चल रहा है आपके दिमाग में कुछ, हमारे साथ में आप शेयर करेंगे कि किस तरीके के कुछ इनोवेशन आपके मन मस्तिष्क में चल रहे हैं इस टाइम? देखिए, जो एनईपी लागू की गई है, वो खुद इतना बड़ा स्कोप देती है इनोवेशंस का। अब जो एजुकेशन है, उसको इंडस्ट्री से जोड़ना है, तो कई सारे इनोवेशंस उसमें आ जाएंगे। कुछ के नाम मैं आपको बता सकती हूँ, जैसे कि हमारे कई सारे स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज होंगे, वो ऑनलाइन होंगे। कुछ बच्चे रूरल एरियाज़ के हैं, यहाँ पर बराबर नहीं आ सकते हैं, तो कुछ कोर्सेज़ वो ऑनलाइन बैठ के क्रेडिट अर्न कर सकते हैं। कुछ कोर्सेज़ ऐसे होंगे, इंटर्नशिप्स होंगी, जिसमें कि वो इंडस्ट्री में जा कर के वो अपना हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो एनईपी ने तो ऑलरेडी बहुत बड़ा स्कोप हमें दे दिया है। कुछ कंप्यूटर के कोर्सेज़ हैं जिनको हम यहाँ पर बच्चों के लिए खोल रहे हैं। लैंग्वेज लर्निंग लैब हम यहाँ पर ला रहे हैं। तो कुछ निश्चित रूप से नया देखने को मिलेगा। तो आने वाले समय में बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा राजस्थान यूनिवर्सिटी में। मैडम, अभी हाल ही में यूनिवर्सिटी ने 10% की फ़ीस में इजाफा किया, छात्रों ने विरोध किया और एक काफ़ी मतलब इसको कहेंगे कि एम्बैरेसिंग स्थिति देखने को मिली। इसको किस तरीके से देखते हैं और यूनिवर्सिटी ने वो फ़ीस में इजाफा क्यों किया? देखिए, सिंडिकेट का निर्णय है कि 10% सीट का इजाफा किया जाना चाहिए प्रति वर्ष, लेकिन कोरोना के कारण कुछ वर्षों में नहीं किया गया। अगर हम ये कहते हैं कि हमें सुविधाएं बढ़ानी हैं, सुविधाओं में सुधार करना है, तो हमारे पास में रेवेन्यू कहाँ से आएगा। हम पूरी तरह से फ़ीस पर आश्रित रहते हैं और फ़ीस भी बहुत नॉमिनल है। और मैं आपको बताऊं कि एक पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी होने के कारण यहाँ पर फ़ीस कम होने के अलावा, जैसे मैं एक एग्जांपल दूं आपको, मेस में बच्चा अगर 5 दिन या 5 दिन से ज़्यादा अगर वो नहीं रहता है, वो घर चला जाता है, तो उसकी उतने दिन की फ़ीस नहीं ली जाती है। तो तमाम ऐसे प्रोविजंस किए हुए हैं जिसमें कि यहाँ पर बच्चों को बहुत ज़्यादा कोई बर्डन नहीं आता है। जब बच्चा यूनिवर्सिटी में आता है तो पूरे साल की जितनी वो फ़ीस देता है, वो बहुत नाम मात्र की होती है, इसलिए 10% से कोई इतना बर्डन नहीं आएगा। हाँ, विश्वविद्यालय के संसाधनों में ज़रूर सुधार होगा। मैडम, छात्रों का ये कहना है कि यूनिवर्सिटी में संसाधनों के नाम पे कुछ नहीं, जैसे सबसे बड़ी आज रिक्वायरमेंट जो है वो है प्लेसमेंट सेल की। यूनिवर्सिटी में प्लेसमेंट सेल नहीं है, इसको किस तरीके से देखते हैं और इस समस्या को क्या आप लोग विचार कर रहे हैं कि ऐसा कुछ होना चाहिए? देखिए, प्लेसमेंट सेल होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन प्लेसमेंट तभी हो पाएगा जब बच्चा प्लेस होने लायक होगा। तो अगर हम प्लेसमेंट सेल बना दें और इंडस्ट्री आके उनको ले नहीं, तब भी वो एम्बैरेसिंग सिचुएशन होगी। तो हम जो ये प्रयास कर रहे हैं कि एजुकेशन ऐसी हो कि वो प्लेस होने लायक हो,
हायरिंग की जा सके, तभी तो कोई फर्म आएगी भी ना। सेल बनाने से तो कुछ होगा नहीं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एनईपी में ऐसे ऑलरेडी हम कोर्सेज शुरू कर रहे हैं, प्लेसमेंट सेल को भी एक्टिव किया जा रहा है ताकि फ्रूटफुल हो सके। कोई एक्सरसाइज हम करें तो वो फ्रूटफुल तो हो, तो दोनों चीज़ें साथ में कर रहे हैं उसमें। मैडम आपने एक बड़ी बात कही है, आपने कहा कि प्लेसमेंट सेल होने से कुछ नहीं होता, प्लेसमेंट लायक भी होना पड़ेगा। अब मेरा सवाल ये है मैडम कि आपके राजस्थान विश्वविद्यालय से जितने भी कॉलेज एफिलेटेड हैं सरकारी, उनका कट ऑफ अगर हम देखते हैं तो उस कट ऑफ में एक नॉर्मल बच्चा नहीं आ सकता। तो ऐसा क्या घटता है मैडम इस विश्वविद्यालय के अंदर आने के बाद कि वो इस लायक ही नहीं रहता जो 97, 96, 98% स्कोर कर रहा है 12वीं तक, कॉलेज में आने के बाद वो प्लेसमेंट के लायक नहीं रह रहा है? ऐसा आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पे ऐसी क्या कमी रह रही है? किसके एंड पे सबसे ज़्यादा कमी आपको लग रही है? पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आपने कहा कि प्लेसमेंट लायक नहीं रहता है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा प्लेसमेंट लायक बनाना है उसको। उसका जो मेरे मन के अंदर जो भाव है वो ये है कि जब एक तो होता है कि सिलेबस पढ़ के जो डिग्री ली जाती है, और दूसरी चीज़ होती है इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट क्या है। इस दोनों के बीच में गैप होने के कारण, ऐसा नहीं कि बच्चे में कमी है, बच्चे में कमी नहीं है, पर ये इंडस्ट्री और एकेडमिक के बीच में गैप इतना है कि कॉर्पोरेट सेक्टर कहता है, इंडस्ट्री कहती है कि ये तो हमारे लायक ही नहीं। पूरे एजुकेशन सिस्टम के अंदर एजुकेशन सिस्टम में है। इसीलिए मैंने कहा ऐसा नहीं है कि हमारे बच्चे प्लेसमेंट लायक नहीं रहते हैं। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़, आपने ये कहा कि ऐसा क्या होता है कि स्कूल में बच्चा इतना हाई स्कोर करता है। ये फ़र्क है एग्जामिनेशन सिस्टम का। आप देखिए सीबीएसई और आरबीएसई में भी परसेंटेज में बहुत फ़र्क रहता है। मैडम इस बार तो पूरा का पूरा ही रिजल्ट गया है। पता नहीं, हम जब पढ़ते थे आरबीएसई में जब भी दुश्मनी थी आरबीएसई को। नहीं, तो मैं बता रही हूँ आपको कि ये तो जो इवेल्युएशन का तरीका है ना, उस पर डिपेंड करता है। तो इवेल्युएशन का तरीका यूनिवर्सिटी में कैसे होता है? आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन करने होते हैं। अब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के अंदर बहुत स्कोप है एक्सपेक्ट करने का भी और बच्चे के लिए भी। और दूसरी चीज़ ये फ़र्क ये भी आ जाता है कि जब बच्चा कॉलेज में यूनिवर्सिटी में आ जाता है तो उसका फोकस पूरी तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पे हो जाता है। अब वो पूरा इस पे नहीं डिपेंड करता है कि मैं सिलेबस पढूं, तैयारी अच्छे से करूं। वो बहुत कम ध्यान इन चीज़ों पे देता है। तो दोनों ही पार्ट पे कहीं ना कहीं इसमें कमी है और दोनों को ही इसमें लग के करना होगा। अगर हम सिलेबस को अपडेट कर दें और इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग करें, पूरे साल उसमें बच्चे को एंगेज रखें, बच्चा भी उसमें पूरी तरीके से कमिटेड हो और वो भी आकर के क्लासेस में बराबर अटेंड करे, और बहुत सारी दूसरी ऐसी चीज़ें जिसको कि वो कहाँ दूसरे कोचिंग सेंटर्स में जाके ढूंढता है, वो सब ना करे। वो यहाँ आएगा तो डेफिनेटली, और आए हमसे अप्रोच करें, हम ऐसा भी कुछ करना चाह रहे हैं। प्रतिद्वंदी जो हैं उनसे कॉम्पीट करके कैसे आगे निकले, वो सब भी हम यहाँ पे कराएंगे। तो डेफिनेटली ये कमी पूरी हो सकती है। तो मैडम सुविधाओं की हम बात कर रहे थे। छात्र कहते हैं कि वाटर कूलर जितने लगे हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में, उसमें से 90% ख़राब है, जो ठीक है उनके अंदर काई जमी है। दूसरी चीज़, छात्र कहते हैं लाइब्रेरी के अंदर केवल पुस्तकें इशू कर दी जाती है पर वहाँ बैठ के पढ़ने की व्यवस्था नहीं है। इस सुविधा को किस तरीके से मैं इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करती हूँ, क्योंकि अगर आप लाइब्रेरी के अंदर देखें, 2 नए हॉल तो नई लाइब्रेरी में ओपन कर दिए गए हैं। बात यह है कि स्टूडेंट वहाँ पर किसी और मकसद से आ रहा है, उसको सिर्फ वहाँ रीडिंग हॉल में बैठना है, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन सुविधाओं का विस्तार बहुत ज़बरदस्त हुआ है। मेरे आने के बाद में नई लाइब्रेरी के 2 नए एसी हॉल्स में सिटिंग अरेंजमेंट बहुत बढ़ाया गया है और वो हमेशा फुल रहते हैं, इसलिए बहुत बच्चे वहाँ आते हैं और बैठते हैं। वाटर कूलर्स की बात करूँ तो सारे हॉस्टल्स में, लाइब्रेरी में वाटर कूलर नए लगाए गए हैं और उनकी बराबर सर्विसिंग हो रही है। वाटर टैंक्स की भी सफाई हो रही है और वाटर कूलर्स की भी सर्विसिंग हो रही है। मैडम छात्र ये कहते हैं कि पिछले जो वीसी साहब थे, जैन साहब, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी सरकार को कि छात्र संघ का चुनाव नहीं होना चाहिए। अब सवाल ये आता है, छात्र कहते हैं कि लोकतंत्र की पहली सीढ़ी विश्वविद्यालय से निकलती है, तो इस विश्वविद्यालय चुनाव को लेकर आप आने वाले समय में सरकार के साथ में कुछ कम्युनिकेट करेंगी? चुनाव होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, आपका क्या मत है? हम सभी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं। हम विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं और लोकतंत्र की पहली सीढ़ी विश्वविद्यालय से ही शुरू होती है। तो मतलब चुनावों से
बचना या नकारना उसको मैं उचित नहीं समझती हूँ। हाँ, मैं ये ज़रूर मानती हूँ कि लिंग दो कमेटी के शर्तों के अनुरूप हों, और जिस तरीके की एक इमेज समाज में चली जाती है कि अगर विश्वविद्यालय में चुनाव है तो पूरा शहर जो है रंगा पुता होता है और डिसरप्शन हो जाता है, ट्रैफिक डिसरप्ट होता है, वो सब नहीं होने चाहिए, उस पर रोक लगाई जानी चाहिए। बाकी चुनाव होना चाहिए, आपका ये मत है? चुनाव क्योंकि पहली सीढ़ी है, ट्रेनिंग है, स्टूडेंट्स के लिए भी है, हमारे कई राजनेता भी यहीं से तैयार होकर निकलते हैं। सरकार अगर आपसे सुझाव मांगती है तो आप कहेंगे? सरकार अगर सुझाव मांगेगी तो हम बहुत ही मतलब क्रिएटिव तरीके से उनको बहुत अच्छे तरीके से सुझाव देने की स्थिति में है, हम जरूर देंगे। मैडम, एक ज़माना हुआ करता था जब पुलिस विश्वविद्यालयों के अंदर बैन थी। आज स्थिति ये है कि विश्वविद्यालय में पुलिस की छावनी नज़र आती है। क्या फ़र्क आपको महसूस होता है? नहीं, पुलिस की छावनी तो नज़र नहीं आती है। वो कुछ मुद्दे, कुछ अवसर ऐसे होते हैं जब आशंका होती है तो हम सोचते हैं कि दुर्घटना से सावधानी बली, इसलिए कभी कभी पुलिस को यहाँ बुलाना पड़ता है। मैडम, आखिरी 2 सवाल हैं मेरे। रिज़ल्ट आ चुके हैं, नए बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं विश्वविद्यालय की तरफ बढ़ने का। 7,000 से आसपास आपके पास में सीटें हैं। मैडम, क्या तैयारी है? किस तरीके से नए बच्चों का स्वागत होगा? क्या एडमिशन प्रक्रिया रहेगी? कितने दिन में ये पूरा प्रोसेस आप पूरा कर लेंगे? देखिए, यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए सीबीएसई और आरबीएसई के रिज़ल्ट के तुरंत बाद, मतलब हमने पूरी तैयारी, इवन मैं आपको बताऊं, सीबीएसई आरबीएसई रिज़ल्ट आने के पहले प्रॉस्पेक्टस भी हमारी वेबसाइट पे अपलोड कर दिए गए हैं, ताकि जो बच्चे कुछ ढूंढना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, उनको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिल सके। रिज़ल्ट आने के बाद उनके कुछ समय लगता है कि उनके स्कूल्स में मार्कशीट्स पहुँचें। हमने बस उतना ही टाइम लिया है। लगभग 1 जून तक मुझे लगता है कि सब स्कूल्स में मार्कशीट्स पहुंच जाएंगी, और 1 जून से हम ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट कर रहे हैं, और ऑनलाइन एप्लीकेशंस के लिए हम 10 दिन का समय देंगे। हमने बच्चों को ये सलाह दी है कि उन्हें जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो अभी भी जाके कॉलेजेस में संपर्क कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, काउंसलिंग के लिए वहाँ पे अवेलेबल हैं। तो आप ये देखिए कि उन्हें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। बच्चा बाद में परेशान होता है, मेरा कैटेगरी का नहीं तैयार था, मैं समय पे नहीं दे पाई, तो ये सब तैयारी वे पहले ही कर लें, ताकि उस समय उन्हें परेशान ना होना पड़े। बाद में कैटेगरी चेंज नहीं होती है कि कौन से सब्जेक्ट लेना है, क्या कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, कौन से कोर्स में उसको फ़ायदा है, चेंज करना है तो क्या शर्तें होंगी, ये सब वो पहले ही जानकारी कर लें। और मैं आपको बताऊंगी कि इस बार हम जून में इस प्रोसेस को ऑलमोस्ट कंप्लीट करके 1 जुलाई से हम रेगुलर क्लासेस शुरू करना चाहते हैं। मैडम, विश्वविद्यालय की जो कट ऑफ है वो बहुत हाई जाती है। आरबीएसई, सीबीएसई आप चर्चा कर चुके हैं, नंबर कैसे आते हैं ये आप चर्चा कर चुके हैं। अब तो कोई सीमा नहीं रह गई, 500 में से 500 भी आने लग गए हैं। मैडम, उन बच्चों का क्या जो रह जाते हैं, जो कट ऑफ में नहीं आ पाते हैं? आप इनोवेशन के लिए जाने जाते हैं, क्या आप कुलपति रहते हुए कुछ ऐसा इनोवेशन करेंगे कि उन बच्चों को भी राजस्थान विश्वविद्यालय से पढ़ने का अवसर मिले? देखिए, जहाँ बहुत हाई कट ऑफ जाता है वो कुछ ऐसे अपने कन्वेंशनल कोर्सेज हैं, बीएससी मैथमेटिक्स और ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे कोर्सेज भी हैं जहाँ पर कि स्कोप बहुत ज़्यादा है, पर बच्चे शायद जानकारी में नहीं हैं या अभी भी समाज में उतना रिकॉग्निशन नहीं है। मेरा ये मानना है कि हम जहाँ रहें वहाँ एक्सेल करें, ऐसी जगह पे हमें रहना चाहिए। हमें सिर्फ भेड़ चाल में नहीं चलना चाहिए कि हम इसी कोर्स को करेंगे तभी कुछ होगा। मुझे लगता है कि ऐसे कोर्स में एडमिशन लेना चाहिए जहाँ वो अपनी प्रतिभा के अनुरूप अपना प्रदर्शन कर सकें। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, और आने वाले समय में कुछ नए कोर्सेज़ आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि अभी समय नहीं रहा था, आचार संहिता के कारण हम नए कोर्सेज़ इस बार इंट्रोड्यूस नहीं कर पाए हैं। बट डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम आपको ऐसे कई कोर्सेज़ राजस्थान यूनिवर्सिटी में देखने को मिलेंगे जो समय की मांग के अनुरूप होंगे, और जो ऐसे विद्यार्थियों के लिए होंगे जो कि नई एक रेखा खींच सकें। तो ये आप सुन रहे थे राजस्थान विश्वविद्यालय की वीसी अल्पना जी को, जिन्होंने स्पष्ट कर दिया 1 जुलाई से नया सेशन चालू हो जाएगा। विश्वविद्यालय पूरी तरीके से तैयार है नए छात्र छात्राओं का स्वागत करने के लिए। इन्होंने ये भी कह दिया कि अगले साल से कुछ आपको ऐसे कोर्स देखने को मिलेंगे जो छात्रों के जीवन में एक बड़ा बदलाव कर सकते हैं। छात्रों के लिए एक बड़ी खबर, क्योंकि कुलपति ने कहा है चुनाव होना चाहिए। पहली सीढ़ी लोकतंत्र की विश्वविद्यालय से ही निकलती है। कुलपति के इस ऐलान के बाद में छात्रों के अंदर एक अजीब खुशी की लहर नज़र आएगी, पर साथ साथ कुलपति ने यह भी कहा है कि हमें अपनी मर्यादाओं का भी ध्यान रखना होगा।
तो मर्यादाओं में रहिए, अपने भविष्य को बनाइए। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।